नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब ये तय हो गया है कि जो कोई भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा, उनकी सरकार से सवाल पूछेगा, अडानी को लेकर सवाल खड़े करेगा, तो वो गद्दार कहलाया जाएगा, वो देशद्रोही कहलाया जाएगा। और उसको लेकर इस तरह का एक खतरनाक खेल, एक साजिश पूरी रची जाएगी ताकि देश के सामने उसे देश का ही दुश्मन करार दे दिया जाए या उसकी इस तरह की तस्वीर और छवि बनाई जाए। आप ये देखिए कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे फिर वो छात्र हो या फिर वो किसान हो या फिर वो विपक्ष के नेता हो या कोई भी देश का तबका जो सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत करता है और उनसे उनको जवाबदेह बनाता है, तो उनका क्या हश्र होता है, ये हम सबने देखा है। आज मैं दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। एक है राहुल गांधी और दूसरे हैं किसान। बात पहले राहुल गांधी की करते हैं। आपको ये पता ही है कि विंटर सेशन चल रहा है और उसमें लगातार अडानी का मुद्दा अगर कोई पुरजोर तरीके से लगातार बिना थके उठा रहा है तो वह है कांग्रेस और राहुल गांधी। कल भी पार्लियामेंट के बाहर शोर शराबा, नारेबाजी की गई और ये कहा गया कि एक है सेफ है कि बाकायदा तौर पर टी शर्ट पर स्टिकर जो है चिपकाए गए। आज हमने देखा कि चेहरे पर मास्क पहने हुए थे अडानी को लेकर और सवाल पूछे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। नरेंद्र मोदी तो बहुत मसरूफ हैं, कभी वो किसी कॉन्फ्रेंस में होते हैं, तो कभी वो फिल्म देख रहे होते हैं, तो कभी जैसे जैसे तैसे करके जो उन्होंने सरकार बनाई होती है वहां पर वाहवाही लूट रहे होते हैं। लेकिन जो लोगों के असल मुद्दे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान कभी भी नहीं जाता है। इन पूरे 10.5 सालों में हमने ये देख लिया है। और जब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए तो आप ये देखिए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उनको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ट्रेटर यानी कि सबसे उच्चतम दर्जे का गद्दार उनको बताया गया, देशद्रोही उनको बताया गया। ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए, जो कि एक संवैधानिक पद है। और इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और आप ये देखिए कि जो आसंदी पर बैठे हमारे लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर हैं, वो कोई एतराज भी नहीं जताते हैं जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि इसको हटाया जाए कार्रवाई से, तो उसको लेकर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और लगातार राज्यसभा में, लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। सुधांशु त्रिवेदी से लेकर निशिकांत दुबे, इन सब ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर किया और पार्लियामेंट के बाहर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको एक इंटरनेशनल साजिश करार देने की कोशिश की गई, जो हमेशा राहुल गांधी के साथ किया जाता है। आपने ये देखा ही है कि पिछले 10-11 सालों में राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की गई, हजारों करोड़ रुपया उस पर खर्च किया गया, वो नाकाम साबित हुई। राहुल गांधी ने ये बता दिया कि वो कौन है। और अब जब राहुल गांधी लगातार देश के ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, तो देखिए फिर उनको कैसे गद्दार कहने की कोशिश की जा रही है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये कहने की कोशिश इन तमाम सालों में करती रही है कि उस पार्टी का मतलब ही अब देश हो चला है। अगर आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे और अब तो देश का मतलब और अडानी हो चला है, तो आपको गद्दार करार दिया जाएगा और कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा कि जब जब अडानी का नाम लिया गया तब तब क्या क्या हुआ है ये आपने देखा है। राहुल गांधी की सदस्यता गई, आपने देखा महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, इन सब के साथ क्या हुआ। पार्लियामेंट के अंदर जब जब अडानी का नाम लिया गया, कार्रवाई नहीं चली, 10 मिनट के अंदर ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और अब आप ये देखिए कि किसान जो है वो लगातार शंभू बॉर्डर पर 298 दिन से अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता वहां पर डटे हुए हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया था कि निहत्ते 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली की तरफ कूच करेगा ताकि वो अपनी मांगों को दिल्ली में आकर कह सकें। लेकिन आप ये देखिए उन किसानों के साथ क्या किया जा रहा है, उनको क्या इनाम में दिया जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अब से 6 से 7 किसान घायल बताए जा रहे हैं। उनका कसूर क्या था कि वो सरकार जो सत्ता में है
उससे वो अपने वो जायज सवाल लेकर वो दिल्ली आना चाहते थे। न ट्रैक्टर, न ट्रॉली, न साइकिल, न हाथ में कोई हथियार, न कोई डंडा, कुछ नहीं। निहत्थे किसान 101 सिर्फ वो दिल्ली तक पैदल मार्च करना चाहते थे, लेकिन उनको वो भी नहीं करने दिया गया। अंबाला में स्कूल बंद कर दिए गए, 11 गांव में इंटरनेट की सेवाएं 9 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई हैं, बल्क में मैसेजेस नहीं जा सकते हैं और लगातार किसानों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, मानो कि वो देश के कोई दुश्मन हो और उनकी एंट्री दिल्ली में, उनकी एंट्री पर पाबंदी हो। आखिर दिल्ली जो कोई भी सवाल पूछता है सरकार से, उसके लिए बैन क्यों कर दी जाती है? आखिर लोकतंत्र में प्रदर्शन ही एक ऐसा तरीका होता है, आंदोलन एक ऐसा तरीका होता है शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार किस तरीके से निरंकुश हो चुकी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे वो पूरी चुनावी धांधली करके, किस तरह से चुनाव आयोग के साथ, जैसे विपक्ष कहता है, मिली भगत करके वो चुनाव हथिया सकती है। भले ही जनता ने उनको वो जनादेश दिया हो या ना दिया हो, हरियाणा, महाराष्ट्र हमारे सामने वो एग्जाम्पल मौजूद है। तो इनको लगता है कि इन तमाम चीजों में अपना वक्त जाया क्यों करना। और जब जब किसानों ने अपनी बातों को उठाया है, तो आपको पता है उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने किन किन नामों से जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है, वो उन नामों से उन्हें पुकारता है और खुद सरकार में बैठे जो नेता हैं वो भी उन्हें उन नामों से पुकारते हैं। ये किसान जो कि देश का अन्नदाता है, जो हमारे आपके घर में अन्न पहुंचाता है, और उन नेताओं के घरों पर भी जो फिलहाल गूंगे और बहरे हो चुके हैं, उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, अनदेखा अनसुना करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सत्ता तो उनको ऐसे भी हासिल हो रही है। तो आप ये देखिए कि चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या ये किसान हो, छात्र हो, युवा हो, जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका हश्र क्या होगा और उसको कहां लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, वो सब आपके सामने है। लेकिन लग ये रहा है कि अब ना तो ये किसान किसी भी तरीके से डर रहे हैं, क्योंकि इनको डराने की, धमकाने की तमाम कोशिशें की गई। जब ये 298 दिन से डटे हुए हैं, तो इनको अब इस तरह से ये सब जुल्म करके इनको भगाया तो नहीं जा सकता, ये बात तो तय है। और वही राहुल गांधी और वही जो विपक्ष है, जिनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, जिनको आपको पता है हर तरीके से परेशान किया गया। पिछला आपको याद ही होगा कि किस तरह से 140 से ज्यादा जो एमपीज हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उनको पार्लियामेंट से, वो आपको पता है। तो लेकिन उसके बावजूद 240 पर सिमट गए नरेंद्र मोदी। बैसाखियों की ये सरकार है, लेकिन जो अहंकार है वो अभी भी चरम पर है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी गौरव गोगोई ने इन तमाम मामलों पर क्या कुछ कहा है, और सुनवाऊंगी कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से सरकार को घेरा है। सरकार को समझना चाहिए कि किसान के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं, किसान से बात करनी चाहिए और इस बार झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। सर, बीजेपी ने प्लान किया कि कांग्रेस का रोल है फॉरेन फंडेड एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ कांग्रेस है। निशिकांत दुबे ने ये बीजेपी की नेता नहीं है, ये अडानी के स्लीपर सेल्स है, तो इनसे यही बातें हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। तो आपने सुन लिया गौरव गोगोई को, और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी ने इस तमाम मामले पर, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से उनको देशद्रोही कहा गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप जरा। जो लोग जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या करें? मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस देश की एकता के लिए। मैम क्या तो अदानी के कुछ मुद्दे भी से कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए रहे हैं क्या? इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें। करिए चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात क्या ही है? तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। ओके मैम, ठीक है, इससे भी डर रहे हैं। ठीक है।
तो अदानी से चर्चा से डर रहे हैं। चर्चा में क्या बुराई है, चर्चा करें, इस पर जवाब दें। लेकिन आपको पता है कि इस पूरे मामले पर कोई जवाब ही नहीं है सरकार के पास। सरकार अडानी को किस तरह से बचा रही है और उनको बचाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। तो किसानों से लेकर राहुल गांधी और किस तरह से पार्लियामेंट में जो सब कुछ हो रहा है, अडानी का मुद्दा, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों को आप स्क्रीन पर ले आइए। इसकी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ दो बेहद शानदार पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत तत्री जी हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हेमंत जी, शुरुआत में आपसे करूं क्योंकि बात हम किसानों की करें और आप उसी जगह से आते हैं और जहां पर ये सब कुछ हो रहा है बहुत करीब से आपने देखा है, तमाम अपडेट्स भी आपको मिल रही हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया किसानों को और राहुल गांधी का जो इशू है उसको लेकर, फिर राजन जी आपके पास आ रही। देखिए बुशरा जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शकों को। आज की जो सूरत हाल है, जो किसानों के साथ आज जो शंभू बॉर्डर पे किया गया है, वो ऐसी चीज की गई है जिसपे पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि ये शर्मनिरपेक्ष लोग हैं, इसलिए हम इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हकीकत क्या है कि किसान लगभग 10 महीने से 13 फरवरी से लेकर अब तक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने शंभू बॉर्डर को बंद कर रखा है। हकीकत ये है, हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है और नाम किसानों का लिया जा रहा है। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आज वो निकले वहां से। आपको पता है वहां पर बॉर्डर की क्या स्थिति है? इतनी भयंकर सुरक्षा, ऐसे सुरक्षा इंतजाम भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं है, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी नहीं है। जिस तरीके की व्यवस्था वहां की गई है, सड़कों पर दीवार बना करके, सड़कों के अंदर किले और नश्तर गाड़ करके, आज भी आप देख सकते हैं, और सड़कों पर कटीले तार लगा करके। इसके बावजूद किसानों ने जो शांतिपूर्ण उनका आंदोलन चल रहा है लगातार एक तरफ बैठ करके, उनका पूर्व घोषित कार्यक्रम था आज दिल्ली कूच का। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख के मतलब सुपर मुख्यमंत्री हरियाणा के, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था, आपको याद है? कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली में जाना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आज 101 किसानों का पहला जत्था बिना किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के शांतिपूर्ण ढंग से पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक चला वहां से, सिंधु बॉर्डर से। और जब उन्होंने जो सारे तार लगा रखे थे कैटिलेर, उनको हटाते हुए जब वो आगे बढ़े और 2 नाके उन्होंने तोड़ दिए चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से, उसके बाद हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ी। एक वो जो पेपर साल्ट होता है वो उनके ऊपर फेंका गया, मिर्च का पाउडर जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद अंदर 7 किसान घायल हो गए। और आपके यहाँ लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर बता दूं सारे दर्शकों के उसके लिए, कि किसानों के जो नेता हैं स्वर्ण सिंह पधेर, जो वहां पर बैठे हुए लगातार अनशन पर, उन्होंने अपने घायल किसानों की हालत को देखते हुए 2.5 घंटे की जद्दोजहद हुई ये सारी, जब वो चले वहां से और उसके ऊपर अश्रु गैस हुआ और 7 लोग घायल हुए। उसके बाद उन्होंने अपना जो दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है अगले फैसले तक। ये आपके दर्शकों के लिए बड़ी खबर में बता रहा हूं। किसानों की मांगे हैं, किसानों के साथ केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की। 378 दिन जब वो बैठे थे, सरकार ने वायदा किया, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया, सारा हो गया, बात वहीं की वहीं खड़ी है। और आज भी जब देखा कि हरियाणा पुलिस नहीं मानेगी, किसानों ने आगे हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम फिलहाल स्थगित कर देते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस पीछे नहीं हटी। तो हरियाणा पुलिस तो कोई चीज है नहीं, उसके ऊपर तो केंद्रीय और राज्य स्टेट गवर्नमेंट का सारा ये राजनीतिक दबाव है। किसान देश का अन्नदाता दूसरी बार लगातार लगभग 10 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है और केंद्र सरकार ने आज तक उनसे इनिशियल बातचीत करने के लिए भी कि भाई आपका कष्ट क्या है, क्योंकि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। संसद के अंदर क्या कहते हैं शिवराज चौहान जी कि हमने तो आपको समर्थन मूल्य दे दिया। हरियाणा में क्या कहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमने 24 फसलों का एमएसपी दे दिया है। उनसे कोई भले लोगों से ये पूछे कि हरियाणा में 24 फसलें होती भी है क्या, लेकिन एक प्रोपेगेंडा है। और जो आम आदमी है उसको उसके किसान के खिलाफ खड़ा कर, देखिए सड़क बंद कर रखी है। आम आदमी लाभार्थी बना दिया गया है, उसको अकल ही नहीं छोड़ी उसके अंदर, क्योंकि सारा मीडिया जिस तरीके की जो चीजें हैं नैरेटिव है उसमें आम आदमी बेचारा, आम आदमी बिना किसान कर दिया है। जो अन्नदाता हमारा पेट भरता है, इस प्रोपेगेंडा तंत्र ने उसको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये हालत कर दी इस प्रोपेगेंडा तंत्र ने।
सड़क किसने बंद की? सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। हाई कोर्ट ने कहा खोलिए, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और कह क्या रहे हैं कि किसानों ने बंद कर रखी है। और किसी को इतनी समझ नहीं है कि जाकर के मौके पे देख तो नहीं, कम से कम पूरा प्रचार तंत्र उस काम में लगा हुआ है। और इसी का परिणाम आपने हरियाणा के चुनाव में भी देखा। वहां पर भी वर्टिकल डिवीजन, किसान बनाम शहरी कर दिया, ग्रामीण बनाम शहरी, जहां जो बनाम जो कर सकते हैं वो इन्होंने अपना यूएसपी बना लिया है। ये किसान 378 दिन पहले दिल्ली में बैठे रहे थे, आपको ध्यान होगा, तब भी वो नश्तर और जी वो क्लियर, वो सारी चीजें। आप ये देखिए, आज की तारीख में इस देश में मस्त कौन है? मैं जिस बात से हैरान हूं बुशरा जी, इस देश में दो आदमी मस्त है, एक मोदी और एक अडानी। उसके अलावा सारा देश पस्त है। चाहे संसद में विपक्ष हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कितने ही बड़े से बड़े मामले हो, घपले हो, घोटाले हो, कोई पूछने वाला नहीं। मोदी अडानी मस्त, बाकी देश पस्त। आज इस देश की सूरत ये बना दी है। आज आपने पार्लियामेंट का हाल देखा। इनको ये पता है कि संसद के अंदर कोई भी मुद्दा गर्म ना हो, इसके लिए कोई ना कोई सीन क्रिएट करके रखो। कभी संभल हो जाता है, आज ये किसानों का नया रगड़ा छेड़ दिया वहां पर। अरे जब किसान शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, आपने कहा बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आ जाइए, तो आपको परेशानी क्या है? अडानी का कथित तौर पर अमेरिका के अंदर इंडाइक्टमेंट हुआ कि हिंदुस्तान में उन्होंने कथित तौर पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये इंडाइक्टमेंट हुआ, टू कोर्ट हो रखा है, सारी बात है, उसके अंदर वारंट हो रखे। दिल्ली में संसद में एक अभिषेक मनु सिंघवी नाम के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के, तेलंगाना से आते हैं। कथित तौर पर उनकी सीट के नीचे 50,000 रुपए। आपको पता है हर साल कितना इनकम टैक्स देते हैं अभिषेक मनु सिंघवी? ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, वन ऑफ द रिचेस्ट, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। और ये कहा, चेयर ने ये कहा कि सफाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे 50,000 मतलब 50,000 रुपए नोटों की गड्डी मिली है। कहां 2,000 करोड़ रुपए, कहां 50,000 रुपए, और उसके ऊपर हंगामा हो गया। और पर्पस क्या है कि संसद ना चल पड़े। पर्पस क्या है? अडानी का जिक्र ना हो जाए। पर्पस क्या है कि मणिपुर का जिक्र ना हो जाए। कोई भी वाजिब सवाल के ऊपर कोई चर्चा ना हो जाए। सारे का सारा एजेंडा यहां पर टिक गया है। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, बहुत ही दुखद स्थिति कि जो भी सवाल पूछे वही देशद्रोही है, वही गद्दार है। मैं तो बुशरा जी एक बहुत साधारण एक नागरिक के नाते एक सवाल पूछ रहा हूं कि मोदी जी से ताकतवर, स्वघोषित तौर पर आज की तारीख में कोई ताकतवर आदमी उनसे तो है नहीं ना दुनिया में, खुद ही कहते हैं 56 इंच का सीना है, सारी चीजें हैं। अगर एक गद्दार आदमी तुम्हारे रहते हुए विपक्ष का नेता बन गया, देशद्रोही, तो आपको उसको अरेस्ट करने में कहां परेशानी है? कोई दिक्कत है क्या? आप करिए अरेस्ट उनको। आपने कहा कल, आपका क्या है वो, आपका जो झूठ का बहुत बड़ा भंडार है, जो मेंबर पार्लियामेंट बन के आया उड़ीसा से, क्या संबित पात्रा, वो संबित श्रीमान जी पात्रा। कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक त्रिकोण बन गया है। एक उसमें जॉर्ज सोरोस है, एक राहुल गांधी है, एक वो जो ओसीसीआरपी है। अगर ये तीनों लोगों का ये हो गया है, तो ये तीनों बाहर क्यों हैं? दिल्ली को, अमेरिका के साथ आपकी संधि है, प्रत्यर्पण संधि है, उसको भी घसीट के लाई आप। आपने पहले घसीट के लाए ना, जितने भी गुजराती पैसे लेके भागे हैं मोदी जी के मित्र, मेहुल भाई और तमाम, उनको घसीट के ले आए ना मोदी जी, पता ही होगा आपको। स्विस बैंकों के खाते खोल के लाने थे और वो मस्जिदें खोद रहे हैं। ये है इनकी स्थिति। और जो अपने क्या नाम था, दाऊद इब्राहिम को घसीट के लाए। उसी तरीके से जॉर्ज सोरोस को आपका दोस्त ट्रंप बन गया हमारा राष्ट्रपति। बाइडन इज ऑल्सो योर फ्रेंड, माई फ्रेंड बाइडन। तो उनको घसीट के लाइए ना जॉर्ज सोरोस को, ओसीसीआरपी को भी अंदर कीजिए और लीडर अपोजिशन को भी करिए, तब मानेंगे आपकी छाती है। वरना ये लफाजी आप क्यों कर रहे हैं बैठ के? संसद में विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है। अगर उसके खिलाफ आपके पास एक अंश मात्र भी कागज होता, तो क्या आपको लगता है बुशरा जी कि उनको पिछले साल मानहानि के केस में संसद से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता? लगता है आपको? ये उनको कभी बाहर ना आने देते। पूरे का पूरा तंत्र जिस तरीके से अडानी की शरण में आज नतमस्तक है। आप देखिए, अडानी के ऊपर जब इंडाइक्टमेंट हुई अमेरिका के अंदर, उनका बयान बाद में आया, उससे पहले कौन शुरू हो गया? पूरा मोदी जी का इकोसिस्टम, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके डिफेंस में आ गई। अगर आप टाइमलाइंस देखेंगे, बीजेपी ने पहले डिफेंड किया, अडानी ने खुद को बाद में डिफेंड किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से उनके सांसद संसद के अंदर और संसद के बाहर संबित पात्रा टाइप के लोग विपक्ष के जी नेता के बारे में जिस तरीके के आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं, चेयर उनको परमिट करती है, सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए। इसके बाद एक बात बड़ी साफ है, अडानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अडानी एंड बीजेपी इज ऑल्सो अडानी।
अगर सही मायनों में पूछे आप, वो त्रिकोण इधर नहीं है, वो त्रिकोण कहीं और है। उसके एक पिरामिड पे अडानी खड़े हैं, दूसरे पे मोदी खड़े हैं, और तीसरे पे बीजेपी और आरएसएस खड़ी है, जो एक लोकतांत्रिक देश में होते हुए कोई जवाबदेही नहीं रखना चाहती, ना देश के प्रति, ना संसद के प्रति, ना अपने निर्वाचकों के प्रति। और पूरे देश को इस इकोसिस्टम ने ऑफ दी अडानी, फॉर दी अडानी, बाय दी अडानी बना दिया है। ये जो स्थिति है, इसमें कोई किसान मरे, फायरिंग हो, घायल हो, कैंसर का मरीज अनशन पे बैठा हुआ है, पंदेर जो है, कोई मतलब नहीं है इनको। इनको मतलब ये है कि एक इवेंट क्रिएट रहे, देश गर्म रहे, कुछ न कुछ होता रहे, केवल इनसे सवाल ना पूछे जाए। और इनकी कीर्तन मंडली बाकी सब चंगासी एंश्योर करने में लगी हुई है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बाकी जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि जो अपने झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको एक जमीन के मामले में, और जो जमीन उनकी थी भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, जिसके ऊपर उनको ईडी ने सताया, उसको तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को अंदर दे दिया आपने। वो कितने दिनों तक अंदर रहे। और जिस व्यक्ति के ऊपर अमेरिका की एफबीआई ने जांच करके कागजों के साथ, सबूत के साथ इंडाइटमेंट फाइल कर दिया, उसको आपकी रेगुलेटरी एजेंसी से भी, फॉरगेट अबाउट प्रोसिक्यूटिंग हिम, उसको शोकॉज नोटिस भी नहीं देती कि कारण तो पूछ ले भैया क्या है ये। तो आपका देश तो यहां खड़ा हुआ है, आप बात लोकतंत्र की कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो केवल और केवल पूरे देश की जनता पर और इस देश के लोकतंत्र पर रहम किया जा सकता है। इस पे गर्व करने वाली स्थिति मुझे लगता है खत्म कर दी है इन लोगों ने, जो सवाल पूछे उसी को गद्दार बता करके। ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। और जब विदेश जाते हैं तो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, संविधान की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और देश में क्या कुछ हो रहा है ये हमारे सामने है। राजेंद्र जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे इंसिडेंट पर, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, या जब आप ये कहें कि हाँ अडानी का नाम आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेंगे तो शायद चल जाए, इस तरह की स्थिति बन जाए। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली कोई पहुंच ही नहीं सकता है। अब दिल्ली सबसे दूर हो गई है। अब दिल्ली की गद्दी पर जो बैठ गए हैं वो किसी को दिल्ली में आके प्रदर्शन अब नहीं करने देंगे। और नेता प्रतिपक्ष के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल, कैसे देखते हैं आप इस सबको, और कहां जा रहा है ये देश? दरअसल जिधर ले जाना चाहते हैं मोदी जी, उधर ही जा रहा है देश फिलहाल, और राहुल गांधी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को इस तरह से किया जा रहा है। देखिए, एक सवाल बहुत बड़ा है, वो सवाल ये है, मेरे दिमाग में जो आता है मैं शेयर कर रहा हूं। अगर मान लीजिए अडानी को लेकर के कोई सवाल किसी को पूछना हो जनता के बिहाफ पर, और वो पार्लियामेंट का मेंबर है, तो कहाँ पूछे? मोदी जी से ये पूछना चाहिए एक बार कि भाई हम कहाँ पूछे, ये बताओ आप। क्योंकि जब पार्लियामेंट में बात होती है तो जो चेयर होती है वो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, शुरू हो जाता है तुरंत। और बाहर अगर आप बात करो तो उस पर कोई सुनवाई ही नहीं है, अंदर भी नहीं सुनवाई, बाहर भी नहीं सुनवाई। तो कोई सवाल अगर पूछना हो, जैसे मान लीजिए मुझे ही पूछना हो कि भाई आपने 1 रुपए में अडानी पोर्ट को जमीन दी थी तो क्यों दी थी, हम जानना चाहते हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, नागरिक के तौर पर जानना चाहते हैं। तो भाई हम अपने अगर प्रतिनिधि से कहें कि आप पूछो, जब सामने प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो कैसे पूछेगा कोई? तो ये लोग दरअसल सवालों पर इन्होंने ताला लगा दिया है। लोकतंत्र को पूरी तरह से ये जैसे कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था, कि इंटरनेशनल बॉडी जो करती है, जिसमें कहा गया था इट्स इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो इट्स इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इनका दरअसल जो काम करने का तरीका है, वो काम करने का तरीका शायद आपके चैनल पे मैं पहले भी एक बार बोला कि वो नागरिक नहीं चाहते, वो प्रजा चाहते। इसीलिए आप देखिए वो लोकतंत्र नहीं बोलते हैं, प्रजातंत्र ज्यादा बोलते हैं। वो प्रजा चाहते हैं। और वो कभी आप अगर 10 साल का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने कानून आम आदमी को मजबूत करने वाले कानून थे, वो सारे कानून डाइल्यूट कर दिए गए, और जितने कानून आम आदमी को बांधने वाले, उस पर ज्यादा बंदिशें लगाने वाले, वो सारे कानून बहुत मजबूत कर दिए गए। चाहे वो यूएपीए और इस तरह कानून देखिए किस तरह के हो गए। अब आप ईडी देखिए किस तरह हो गई। हमने तो पहले ईडी कभी इस तरह नहीं सुना था कि ईडी कुछ भी कर सकता है।
भाई यहाँ पर रांची में एक ईडी ने रेड डाली इलेक्शन के दौरान कि एक एक नर्सिंग होम और एक होटल कि वहां पर बांग्लादेशी लड़कियां पकड़ी गई। ईडी क्यों रेड डाल रहा है भाई उस पे? और इसको बड़ा बड़ा छापा जा रहा है क्योंकि यहाँ वो बांग्लादेशी नैरेटिव चला रहे थे। तो वो उसको कि एक बांग्लादेश का लड़का या लड़की और एक यहाँ का उन्होंने शादी करी, तो अब उस दोनों बंगाली, मतलब जो यहाँ का था वो दोनों हिंदू। अब ये इन चीजों को आप उठा रहे हैं, ये ईडी ये काम कर रही है। ईडी से पूछना चाहिए कि पिछले 10 साल में आपने जितने ये सब किए, इनमें एक भी मामले में वो बताएं कि जिसमें सजा हुई। किसी को सजा हुई क्या? क्या 10 साल लगते हैं, 8-8 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं सजा होने में? और ये सब चल रहा। आप याद होगा आपको प्रणव राय का भी मामला आया कि उनको क्लीन चिट मिल गई सीबीआई से, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ चला गया। प्रणव राय पर जितने आरोप लगाए गए थे, एनडीटीवी के जो मालिक हैं उन पर जितने आरोप लगाए गए थे, एक भी आरोप सही साबित नहीं हुआ। ठीक है, आज उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन वो एनडीटीवी उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा संस्थान बनाया था, वो संस्थान चला गया। और आज प्रणव राय, मैं तो कई बार बात करता हूं अपने मित्रों के साथ कि प्रणव राय कैमरा लेकर के खेत खेत घूम रहे थे इलेक्शन के दौरान कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए, डिकोडर के लिए। और आपने इस तरह के, तो ये इस तरह के ढेर सारे उदाहरण इस देश में हैं। और देखिए मनु संघवी का जो मामला है, अरे सिंपल सी बात ये थी कि भाई जिस सीट पे मिले अभिषेक मनु सिंघवी बुला के पूछ लेते आपके पैसे हैं क्या, वापस कर दो उसको। चेयर से मैं तो देख रहा था उसे टीवी पर कि कैसे चेयर ने उसे जैसे एक बड़ा कुछ ऐसा पकड़ लिया है कि भाई एक बहुत बड़ी चीज हो गई है पार्लियामेंट में। ये तो हम आप कई बार क्या होता है, किसी कॉन्फ्रेंस में गए, कहीं गए तो अपना बैग रह गया, लैपटॉप रह गया, मोबाइल रह गया, बहुत सारी चीजें, पर्स रह गया, पर्स में होते हैं 10-20-50 हजार रुपए, 50,000। और एक और चीज बताया आपको, चेयर ने ये नहीं कहा 50,000 रुपए हैं, चेयर ने कहा वर्ड ऑफ नोट्स, मतलब जैसे पता नहीं कितने रुपए हों, जबकि वो 500 की एक गड्डी थी। वो ये भी कह सकते, अगर उन्हें सेंसिलाइज नहीं करना था तो ये भी कह सकते थे कि 500 की एक गड्डी है, तो 50,000 रुपए अगर अभिषेक सिंघवी के या किसी भी सांसद के पास, अभिषेक मनु सिंघवी तो हेमंत जी ने बताया कि भाई वो इतने बड़े टैक्स पेयर है, ठीक है, किसी भी सांसद के पास या किसी आम आदमी के पास ही 50,000 रुपए आजकल क्या है? तो इसको सेंसिलाइज कर रहे हैं, वहां पर जो इश्यूज हैं उन पे बात नहीं कर रहे हैं, संभल में विपक्ष के नेता को नहीं जाने देते हैं, खुद मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। उनके लोग जो है ये एग्जाम्पल देते हैं, देखो हमने विपक्ष ने उनको, राहुल गांधी को वहां जाने दिया था, जाने तब दिया था जब वो विपक्ष के नेता नहीं थे। आज मुझे लगता है अगर वो जाना चाहें तो नहीं जाने देंगे। और जब वो गए थे तो क्या आपने उनसे कोई रिपोर्ट मांगी? अगर आप सेंसिटिव थे उस मामले को लेकर के तो आपको राहुल गांधी से एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी कि भाई आपने क्या देखा है जिससे गवर्नमेंट की मदद करिए आप। पहले जब मैं, हेमंत जी तो बहुत कवर करते रहे पार्लियामेंट को, पहले क्या होता था जब कोई विपक्ष का नेता भी कहीं जाता था तो अपनी रिपोर्ट भी सरकार को देता था आकर के। और जो पार्लियामेंट शुरू होती थी, मैं तो कई बहुत वो उसमें रहता हूं क्या हो क्या गया, ये पार्लियामेंट है क्या। जब पार्लियामेंट शुरू होती थी तो कई ऐसी नोटिसेज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से बयान देने की पहले ही बिना मांग के होती थी कि भाई विदेश यात्रा करके आए हैं तो पार्लियामेंट में बताएंगे वहां क्या किया उन्होंने। ये स्टेटमेंट्स आते थे उनके, वो ये होता था कि वो बयान देंगे आज। यहां जब पूछा जाता तब भी वो तैयार नहीं है, बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं लोग। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अंदर से साफ नहीं, अंदर से साफ नहीं है, सब जगह गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ियां हैं। अगर वो जैसे बहुत एक कॉमन क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अडानी पर अगर एक दिन का समय 3 घंटे 4 घंटे आप रख दीजिए, हाँ ठीक है बोलिए क्या है, अगर आप साफ हैं तो क्या दिक्कत है भाई? जो सवाल पूछे जाए उन पे आप ईमानदारी से जवाब दे दीजिए, और देना चाहिए। अडानी कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा कोई मोहल्ले का सेठ है या वो परचून की दुकान चलाता मोहल्ले में।
भाई आपने उसको 7 एयरपोर्ट्स दिए, इतने हर 400 या 500 किलोमीटर पे या हर पांचवा चौथा कुछ ऐसा कुछ मैंने सुना था, पोर्ट जो है वो अडानी का है यहाँ पर। ठीक है, वो जितने जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो सब अडानी के पास है, सारी चीजें आपको दे रहे हैं। आप जितने सब जैसे वो अभी जो मामला अमेरिका वाला है, वो मामला क्या है भाई? उस मामले में एक पीएसयू इन्वॉल्व है, पीएसयू के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वो सोलर एनर्जी इंडिया कॉर्पोरेशन जो है वो क्यों उसके बारे में कौन जवाब देगा? वो क्यों गवर्नमेंट्स पे दबाव डाल रहा है? भाई आरोप तो यही है ना कि वो पावर सेल एग्रीमेंट्स नहीं कर पाया अडानी के लिए, तो अडानी ने डायरेक्ट करने शुरू कर दिए और जिसमें ये घूस दी गई। और ये घूस तो हैदराबाद यहाँ के आंध्र प्रदेश के अखबारों में न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, 1740 करोड़ या 1760 करोड़ रुपए वहां दिए गए। आज अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत, या कल शायद उसमें कह रहे थे, विधानसभा में, कल या परसों की बात है, विधानसभा में कह रहे थे कि भाई कैसे ये दबाव डाला जाता है, 2.5 रुपए की बिजली जो है 8 रुपए में खरीदो। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री, जिम्मेदार नेता इस देश का, विधानसभा में ये बात कह रहा है, तो इस पर तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि ऐसा है क्या। और उन्होंने एक चैलेंज भी थ्रो किया भारतीय जनता पार्टी के सामने अरविंद केजरीवाल ने कहा चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ये घोषित कर दे कि अगर वो बाई चांस जीत गए यहां पर, तो वो अडानी को यहां की बिजली नहीं देंगे, बिजली का व्यवस्था अडानी को नहीं देंगे, ये घोषित कर दें वो। तो भाई आप कर दीजिए, वहां 8 मेंबर्स, आपके 7 मेंबर्स बैठे हुए थे, बोल पाएगा क्या कोई? क्योंकि ये सब चीजें ही आप कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे? देखिए पूरा जो मामला, और एक चीज और आपको बताया, महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, जो सोलापुर की उस गांव क्या मारकरवाड़ी, जहां पे जो कहानी हुई, जहां के लोगों ने कहा कि भाई हमने जो वोट दिए उस तरह के वोट मशीन से नहीं निकले। उन्होंने अपनी गिनती करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 502 या 504 वोट मिलने चाहिए थे यहाँ पर, और यहाँ 1000 कुछ मिले हैं, 1043 या कुछ ऐसे वोट बताए हुए, तो ये नहीं मिले। और गांव में किसी ने उसको काउंटर नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के समर्थक ने किसी ने काउंटर किया हो। और उन लोगों पर मैं आपको बताऊं, कुछ तो नहीं हुआ, वो खाली अपनी बात प्रूव करने के लिए वो कह रहे थे कि भाई बैलेट से यहां पर वो हो जाए, हम कर लेंगे, अपने सरकार ने मदद देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा अपने खर्चे से कर लेंगे, बैलेट पेपर वगैरह छपवा लिए। जिस दिन सुबह होना था, पोलिंग शुरू होनी थी 7 बजे से, उन्होंने अपने टेंट वेंट लगवा लिए, सब उसी तरह से कहानी कर ली। तो पुलिस ने धमकाया सबको कि भाई मुकदमे हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो एमएलए वहां का जानकार, उत्तम भाई या उत्तम ऐसा कुछ नाम है उसका, जो जीता हुआ एमएलए, उसके समर्थक, मतलब उसके गांव में ये सब हो रहा था। वो जीता हुआ, ऐसा नहीं है कि वो हार गया हो तो हार में वो कह रहा हो, वो जीता है 13,000 14,000। उसने फिर सबको वही कहा कि कोई फायदा नहीं इससे करने, क्योंकि पहला वोट पड़ेगा, ये गिरफ्तार कर लेंगे, सब हटा देंगे, तो अपना जो पॉइंट है वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो सबने अपने को वापस कर लिया। अब अगले दिन क्या हुआ, वहां पर करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। अब ये चीजें क्या है? आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे, लिस्ट लेकर के बैठे हुए थे, और वो कह रहे थे कि जो वोटर सूची से नाम हटाए जाते हैं, उन्होंने जांच की है, वो नाम लेकर के बता रहे थे कि ये लोग वहां रहते हैं, लेकिन उनका नाम हटवा दिया गया। वो जनकपुरी या कहां की बात कह रहे थे, एक और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे दिल्ली की, कि भाई यहाँ जहां इनका जो 2 महीने का कार्यक्रम होता है, घर घर जाके पूछ लेते हैं कौन रहता है, कौन नहीं रहता, किसका नाम हटाना है, किसका नहीं हटाना है, और जो उन सबके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई कोई आप कह दें कि आदमी मर गया है तो वो हटा देंगे, ऐसा तो होता नहीं। ऐसे हो, और चूंकि हो ऐसे ही रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये प्रूफ दिया कि भाई ये लोग वहां पर हैं और इनका नाम हटा दिया गया। और फिर वो कह रहे हैं कि उनकी साइट पर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उससे ज्यादा वहां पर नाम हटाने के एप्लीकेशंस हैं, जबकि उनको बताना चाहिए अपनी साइट पर कि कितने लोगों के नाम हटाने के पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। तो ये सारी चीजें दरअसल पूरी तरह से, जैसा हेमंत जी कह रहे थे, कि लोगों का जो मतलब डेमोक्रेसी या लोगों का दिमाग हाईजैक कर लिया है,
ये दरअसल जो डिजिटल कैप्चर वाली बात चल रही थी ना, जो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कही थी, डिजिटल अरेस्ट, तो ये इन लोगों ने माइंड अरेस्ट रखा है। जनरल आदमी सोच ही नहीं पाता है, उससे बाहर सोच ही नहीं पाता है, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, ये उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए खतरनाक है। डेमोक्रेसी तो बहुत बात की बात है और देश बहुत बात की बात है, ये उसके अपने निजी जीवन के लिए खतरनाक है कि भाई आप अडानी के लिए, जैसे अडानी के लिए, ये तो मैंने तो कभी किसी देश में नहीं सुना। अमेरिका में मुझे याद आता है, आप हेमंत जी तब जर्नलिस्ट होंगे, दिल्ली में ही होंगे मुझे लगता है, जब एनरॉन का मामला हुआ था। एनरॉन का मामला जब हुआ था, 96 की बात है, शायद 95 की बात है, एनरॉन का मामला हुआ था। एनरॉन उस समय दुनिया का सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग कॉर्पोरेशन था, दुनिया का सबसे बड़ा, और डाभोल पावर कंपनी बनाई गई थी, जो एनरॉन को दिया गया था, उसमें कहानी हुई थी। एनरॉन के जो ऑडिटर्स थे वहां के, यूएस के इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने कितने, उस समय के हिसाब से 63 करोड़ रुपए, शायद यहाँ ऐसा कुछ आ रहा था, 63 करोड़ रुपए उन्होंने, एक तरह से घूस थी, वो टर्म मैं भूल गया क्या टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो एनरॉन ने इस्तेमाल किया था, कि हमने इसके लिए अवेयरनेस टाइप मामला था कि पॉलिटिकल लीडर्स में अवेयरनेस के लिए इतने करोड़ रुपए हमने खर्च किए। अब आप सोचिए, वहां से शुरू हुआ मामला, अमेरिकन कंपनी थी, दुनिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी थी वो कंपनी 2002 आते आते बंद हो गई। इसके चलते जो यहां से मामला उठा, 2002 में बंद हो गई। डेमोक्रेसी वो होती है। अमेरिका का ये कहना था, अमेरिका क्यों उठाया इस तरह की बात, उसे क्या दिक्कत थी, उसे उसकी कंपनी थी, यहां काम कर रही थी, और दुनिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी थी, इसलिए कि उसे अपने नागरिकों की चिंता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चिंता है, क्योंकि एनरॉन में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर वो ऐसी घपलेबाजी करेगा तो एक दिन इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। अडानी पर क्यों उठाया उसने मसला, वो रिपोर्ट पढ़िए जो अटैच्ड है उसके साइट पर, जस्टिस डिपार्टमेंट के साइट पर, इसीलिए उठाया ना कि उनके इन्वेस्टर्स को धोखे में रखा जा रहा है, और कुछ नहीं है। यही बात है जिसकी वजह से उन्होंने ये मसला उठाया और केस बनाया। और आप अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हो, उनका माइंड अरेस्ट कर रखा। वो इन्वेस्टर जो है, जनरल आदमी जिसका अडानी से कोई लेना देना नहीं, वो भी कहता है अरे अडानी खिलाफ बोल रहा है, देशद्रोह कर रहा है यार। अब सोचो किस तरह का बना दिया इन लोगों ने। तो ये बहुत खराब सी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। बट एक चीज आपको बताएं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले 3-4 साल में, 3 साल मोटे तौर पे आप लेके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, एक चीज तो हो गई है कि सवाल तो लोगों के दिमाग में कुलबुलाने लगे हैं। जो लोग अडानी का सपोर्ट करते हैं, राहुल पर निशाना भी साधते हैं, उन लोगों के भी दिमाग में सवाल आता है, यार कुछ मामला तो है। लेकिन अब चूंकि वो चल रहा है कि साहब मोदी जी को हम सपोर्ट करते हैं तो कैसे अलग। अब एक चीज और जान लीजिए, मोदी का सपोर्ट और अडानी का सपोर्ट, ये जनता में एक ही चीज है, भले मोदी जी ना माने। जो कांग्रेस कह रही है कि मोदी और अडानी एक इसलिए सेफ है, वो जनता मान रही है और उसी तरह का बिहेव कर रही है। जो उनके समर्थक है, जैसे अभी कहा कि अडानी की तरफ से उस पर क्लैरिफिकेशन आना या उस पर कोई प्रतिक्रिया आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक बोलने लगे, ये क्या है? ये यही है, लोग मान लेते हैं कि मोदी जी पे अटैक हो गया है ये। अरे भाई, मान लीजिए आप एक, सारे लोग, सारी पार्टियां इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं। अंबानी ऐसा थोड़ी खड़े हो गए, आप कांग्रेस ने सपोर्ट किया है अंबानी को, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। वो सब चीजें हुई, लेकिन इस लेवल का नहीं हुआ है, इस लेवल का कभी नहीं, इस लेवल का कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और इसीलिए इस पर इतने ज्यादा गंभीर सवाल उठ भी रहे हैं। और ये भी हम सबको पता है कि महाराष्ट्र का जो पूरा चुनाव जो जीता गया है, वो किसके बलबूते जीता गया है, कहां से वो पैसा आ रहा था जो करोड़ों रुपया पकड़ा गया, और किसकी वजह से ये चुनाव जिताया गया है। क्यों महाराष्ट्र किसी भी कीमत पर नहीं हार सकती थी भारतीय जनता पार्टी, और उसमें पूरा जो खेल है वो लगातार तथ्यों के आधार पर मैं बात कर रही हूँ, वो खुलकर सामने आ रहा है। चुनावी धांधली से लेकर और सब कुछ, हर चीज जो है वो खुलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि चीजें सामने होती हैं, तथ्य सामने होते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है वो सब हम ये देख रहे हैं। और हेमंत जी, यही सवाल उठ भी रहा है। दो छोटे छोटे सवाल, एक आपसे एक राजन जी से। आपसे सवाल मेरा ये कि
आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज केजरीवाल ने, और बाकायदा तौर पर केजरीवाल तो केजरीवाल रहे, वो उन लोगों को भी अपने साथ में लेकर आए थे जिनके नाम काट दिए गए हैं, और वो लोग वहां पर मौजूद थे। वो हाथ उठा उठा के बता रहे थे आप जिंदा है ना, उन्होंने कहा जी हम जिंदा हैं, और उनका नाम जो है वो काट दिया गया। और अब उन्होंने अगर मामला उठाया है तो केजरीवाल अगर किसी मामले को उठा रहे तो लगता है कि फिर वो जरा सही ढंग से उठाएंगे, ऐसी उम्मीद उनसे की जाती है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि जो हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ वो दिल्ली में भी हो सकता है। तो अब ये एक तरह का एक कह सकते हैं एक किट जो है वो तैयार कर ली गई है कि आप चुनावी धांधली और ये सब कुछ करें, उसकी बिना पर आप सत्ता हासिल कर लें, और फिर जनता कुछ भी कहती रहे उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने मुरादाबाद की वो घटना देख ली होगी जहां एक मुस्लिम डॉक्टर दंपति ने घर खरीदा है, तो देखिए उनके साथ क्या किया जा रहा है, वहां क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश की वो आपने घटना देख ली होगी, 3 मासूम बच्चे हैं, और वो भी लड़का जो उनके साथ ज्यादती कर रहा है वो भी कोई बहुत उम्र का नहीं है, वो कैसे अल्लाह कहने पर उनको मार रहा है, पीट रहा है। तो ये समाज जो है ये मोदी की देन है, और इसीलिए सवाल कोई उठाता है तो उन्हें परेशानी होती है। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, इन सब का मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आखिर फिर ये आगे जी माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? कंक्लूड कहा कि आपका आवाज कट गई थी। जी, मैं सवाल मेरा ये कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये हो क्या रहा है। आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन अगर इसका कोई नतीजा ना निकले हेमंत जी, तो फिर फायदा क्या है? देखिए बुशरा जी, एक नई टर्म है, अगर दर्शकों के लिए अगर आप कहना चाहें तो बेसिकली हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेसी के तौर पे पहचाना जाता है। और पिछले दिनों जो आया कि हमें इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की तरफ तो डाउनग्रेड हो ही गए थे। एक बहुत ही नई टर्म है जिसको बहुत थोड़े लोग समझते हैं। मेरे को बड़े भारी मन से कहना पड़ता है कि आज हिंदुस्तान कैकिस्टोक्रेसी की तरफ बढ़ गया है। ये नया शब्द है, एरिस्टोक्रेसी का विपरीत है। और कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है कि एक ऐसा समाज जिसका शासन सबसे बुरे और नाकाबिल लोगों के हाथ में हो। तो हिंदुस्तान में आज हकीकत यहां खड़ी हुई है, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, एक ये पूरा पैटर्न आप देखिए। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का चुना जाना एक खास तरह की चीज, जिसको सबको पता है कि इज ए मैवरिक, इज ए मर्क्यूरियल कैरेक्टर, इज देयर। इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या क्या कहा है, युद्ध का और जिनोसाइड के किस तरह के आरोप है। अभी आप फ्रांस के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है, अभी आप दक्षिण कोरिया के अंदर देख लीजिए आप क्या हो रहा है। तो हम कहीं उसी पैटर्न का हिस्सा तो नहीं हो गए हैं। जो एक राइट विंग का उभार है वो तो एक अपनी जगह पे है। और जो आपने अरविंद केजरीवाल की बात कही, अरविंद केजरीवाल ग्रास रूटेड लीडर क्यों है, आज की घटना वो बताती है। ये जो आज उन्होंने बताया है, क्या हरियाणा के लोगों को नहीं पता था? ये क्या ये महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता था? क्या ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को नहीं पता था? सबको पता था। और बीजेपी का ये पैटर्न हर जगह लागू किया गया है। और इसीलिए आप देखिए ये नया पैटर्न है, ये राजीव कुमार का केयर ऑफ पैटर्न है। इसमें ये सारे काम किए जाते हैं, नई फर्जी वोट जोड़ी जाती हैं, और जो ये इस पूरे देश का जो अर्जित लोकतंत्र है, जो मैं कहता हूं बार बार, उसका हत्यारा अगर मीडिया है, गोदी मीडिया, तो उतना ही हत्यारा ये पन्ना प्रमुख है। ये मत बोलिए आप, पन्ना प्रमुख आजकल पे किए जाते हैं रेगुलरली। हरियाणा का रोहतक का एक बैंक ऑफिसर ने मुझे बताया कि चुनाव के बाद एक बैंक में 9.5 करोड़ रुपए आए पन्ना प्रमुखों के लिए। एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट 9.5 करोड़ रुपए इन वन टाइम। तो ये पन्ना प्रमुख कर क्या रहे हैं? ये सारा पैटर्न मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। ये क्या है, इनको एक पन्ने पे जितने भी नाम होते हैं, 100, 150, 50, 100 भी जो भी है, इनको उस पूरे मोहल्ले की जिम्मेवारी होती है। उनको हर तरीके से ये पता होता है कि ये मुझे वोट देगा, ये नहीं देगा। वो चुपचाप चुनाव आयोग की मिलीभगत के साथ उन सारे नामों को उड़वा देते हैं, एक पक्ष, और उसमें फर्जी नाम जुड़वा देते। जैसे आपने महाराष्ट्र के कॉलेज का नाम देखा कि सारे स्टूडेंट रहने वाले कहीं और के थे, उनको मराठी आती भी नहीं थी, और उन सबको वहां का वोटर बना दिया गया एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा। तीसरा डेटा मैनिपुलेशन, चौथा मनी मैनिपुलेशन, पांचवा एजेंसीज का मैनिपुलेशन, छठा नेताओं के साथ जो ये एजेंसी के पीछे लगाते हैं, कमलनाथ के साथ जो कुछ किया था, या बाकी जिन राज्यों में जो करते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन में आओ नहीं तो तुम्हारा जो कुछ भी करेंगे। वो सारा एक डेमोक्रेसी जिसको आप कहते थे, ये डेमोक्रेसी का पैटर्न तो नहीं। और इसीलिए आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, तिवारी जी बैठे हैं, सीनियर आदमी,
ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये इतने सारे राज्य इन्होंने जीते। किसी एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर पे कोई सेलिब्रेशन देखा गया क्या? किसी कंस्टिट्यूंसी में सेलिब्रेशन देखा गया क्या? जब आप स्वतः स्फूर्त जीत अर्जित करते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो लोगों का एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, वो सड़कों पर आते हैं, नाचते गाते। डेमोक्रेसी इज ए फेस्टिवल है। नाउअडेज डेमोक्रेसी इज ए शॉकर। और महाराष्ट्र में भी हरियाणा वाला हो गया। हरियाणा में मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहा है काउंटिंग से पहले कि छत्तीसगढ़ के मॉडल पे जीतेंगे। प्रधानमंत्री जाते हैं वहां महाराष्ट्र, वो कहते हैं हरियाणा के मॉडल पे जीतेंगे। और वो मॉडल क्या है, वो केजरीवाल ने बताया आज। तो ये केजरीवाल इनका एंटीडोट क्यों है? क्योंकि केजरीवाल फर्मली फुटेड है, उसका जमीन पर कान है। हालांकि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आई नेवर एग्री विद हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। पूरी दिल्ली का सत्यानाश हुआ पड़ा है। किसी सड़क पर निकल जाइए आप, मतलब आप पैदल भी नहीं जा सकते। हाईवेज की हालत बता रहा हूं मैं आपको। उसके बावजूद भी ही इज अलर्ट। उसने भी एक खास तरह का लाभार्थी वर्ग पैदा कर दिया है वहां पर, जो किसी भी सूरत में उसी को वोट देगा। दिल्ली में झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले, फलाने वाले, क्योंकि वो मुफ्तखोरी की जो कल्चर जो मोदी जी पैदा कर रहे हैं, 81 करोड़ लोगों को अनाज देके। कौन से 81 करोड़ लोग आपसे अनाज मांग रहे थे? वो तो काम मांग रहे हैं, आप काम दे दीजिए उनको। आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, बता दीजिए कितने दिए। तो वही सारा नैरेटिव, क्योंकि जो उसने किया है केजरीवाल ने वहां, उसने आज बहुत बड़ा एक्सपोजर किया है। ये सारी बातें इन नेताओं को, हरियाणा वालों को भी पता थी। हरियाणा के नेता अब गाते फिर रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी कटगी, इतनी कटगी। पहले कहां थे तुम? पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में नाचते फिर रहे थे कि कांग्रेस की टिकट मिल जाए और विधानसभा का पास है। हरियाणा अगर कुछ परिणाम अगर कांग्रेस ने तमीज से लड़ा होता तो महाराष्ट्र की हालत थोड़ी होती, अगर उनके जमीन पे कान होते तो ये उसके तमाम कारण होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल जिम्मेदार है, पूरा आपका इकोसिस्टम जिम्मेदार है कि यू टेक थिंग्स सो कैजुअली। और केजरीवाल के लिए दिल्ली सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए उसने पहली ही पल्स वहां पकड़ी, वेरी थॉट्स देम। और इसमें हजारों हजार वोट मिलेंगे आपको, जिसमें कटवाए होंगे इन्होंने। खेल क्या करते हैं, जो पता है पक्का कि बुशराज तो मुझे वोट नहीं देगा, हेमंत अत्री तो मुझे वोट नहीं देगा, उसकी टिकट, उसकी जो वोट है उसके पूरे परिवार की कटती है। और आपको जानकर अचंभा होगा, जब भी कोई चुनाव आता है हरियाणा में, मैं आखिरी दिन तक हर रोज एक बार चुनाव जरूर वो करता हूं, वोटर लिस्ट चेक कि हमारा नंबर आ चुका है कि नहीं, तो हम बचे हुए हैं अभी तक। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पन्ना प्रमुख है, ये पन्ना प्रमुख इस देश के लोकतंत्र की ऑबिचुरी लिखने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरदस्त के तहत। और ये चुनाव आयोग उसमें हैंड इन ग्लव है, और वो भी इक्वली हत्यारा है हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का। तो केजरीवाल ने टू दैट एक्सटेंट ठीक किया है कि इनको एक्सपोज किया, और सारी स्टेट्स जहां जहां चुनाव होना है वहीं ये पैटर्न लागू होता है। बेहतर हो कि चाहे वो रीजनल पार्टियां हो, चाहे नेशनल पार्टी हो, जो भी बीजेपी के अपोनेंट है, उनको इस पर काम करना चाहिए पहले से। एंड दे शुड कीप ए हॉक आई ऑन दिस, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, व्हाट द वे दे मैनिपुलेट इट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर नजर रखी जानी चाहिए। बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और जाहिर सी बात है केजरीवाल भी बहुत शातिर पॉलिटिशियन जो हैं वो माने जाते हैं। और एक तरह से कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई सही तरीके से या उनके तरीके से कोई टैकल कर सकता है तो वो शायद वही है। ये भी माना जाता है कि उनसे शातिरपने में कोई केजरीवाल जो है उनसे कोई कम नहीं है। आखिरी मेरा सवाल, संक्षेप में, वक्त की कमी है राजन जी, कि क्या आपको लग रहा है कि तमाम मुद्दे एक तरफ कि आप संसद में मुद्दे उठाना चाहते हैं, अडानी का मसला, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब कुछ, ये हमने हरियाणा में भी देखा उठाया, महाराष्ट्र में भी देखा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बहुत बेहतरीन योजनाएं भी थी, वो हमने देखी थी, लेकिन उसका असर क्या हुआ वो हमने सबने देखा है। तो क्या इन सब कामों को छोड़कर जो एक जरूरी काम करना चाहिए वो है जो केजरीवाल ने शुरू किया, जिसके बाद कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन जिस तरह के प्रमाण के साथ वो आए हैं वो तभी हो सकेगा क्योंकि उनको ये लगता है कि चाहे जनता का वो जनादेश हो या ना हो, हमें जहां सरकार बनानी है हम तो वहां बना लेंगे। जब ये कॉन्फिडेंस आ गया है तो फिर सारी चीजें तो बेमानी और बेकार हो जाती हैं। दरअसल देखिए, जहां रीजनल पार्टीज हैं या जहां पर सजग पार्टी है, आप ये कहें, जैसे ये सवाल भी खड़ा किया जाता है कि झारखंड में तो देखिए अगर ये बेईमानी होती तो झारखंड क्यों नहीं जीता? क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा आपसे ज्यादा तेज थी, उसके कान जमीन पर थे।
आप हेमंत सोरेन के जो प्रपोजर था उसको अपहरण करके और उनका कैंसिल कराना चाहते थे। उनको समय रहते जानकारी मिली, और जानकारी तभी मिली ना जब उनका नेटवर्क है उस तरह का, वो एक बना रखा है उन्होंने। तो उनको जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत, आप अब वो किस्सा मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, नहीं तो सारा चुनाव पलट जाता। उसमें क्या हुआ कि सुबह निशिकांत दुबे ने, जो सांसद हैं गोड्डा के, आज कल विधान लोकसभा में बड़ा जो बोल रहे थे राहुल गांधी को लेकर के, गद्दार बोल रहे थे, वही निशिकांत दुबे। वो निशिकांत दुबे ने सुबह 6 बजे अपने घर पे देवघर में मंडल मुर्मू को बुलाया, जो हेमंत सोरेन के प्रपोजर थे। मंडल मुर्मू के साथ ये था कि उनको जो भी पैसा दिया गया, पता नहीं क्या हुआ, किस तरह से क्या चीजें हुई, उनको वहां से ले जाके रांची लाना था और यहां पर वो घोषित करते या फिर उनको गायब कर देना था, जिससे कि जब स्क्रूटनी हो तो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाया कि इनका प्रपोजल जो है वो नकली है, साइन मिलना चाहिए, क्योंकि ये आदमी नहीं है। तो वो मिलता नहीं, वो आदमी, जैसा सूरत में हुआ था उस तरह से कहानी हो जाती। एक ये था। दूसरा प्लान उसके बाद ये था कि अगर ये नहीं हो पाता है तो वो इस्तीफा देके वहां से निकल के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हेमंत सोरेन के खिलाफ नॉमिनेशन करे। मतलब पहला प्लान तो ये था कि नॉमिनेशन करे। दूसरा ये था ये नहीं हो पाएगा तो फिर इनको गायब कर देंगे और हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। अब जब वो देवघर सुबह सुबह 6 बजे, 5:30 6 बजे वो गए, तो ये खबर थी, तो घर वालों से शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई कि मंडल मुर्मू गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं। और इसके आधार पर जब वो रांची के लिए निकले तो गिरिडीह या देवघर के किसी चेक पोस्ट पर उनको पुलिस ने बैठा लिया, रात को 12 बजे तक बैठाए रखा। तो इस तरह से उसको मतलब ये बाद में मंडल मुर्मू ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, उससे साफ हो गया मामला क्या हुआ जी। तो क्या है, जो अरविंद केजरीवाल आज एक बात और कह रहे थे। उन्होंने कहा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात जनकपुरी की कर रहे थे या शाहदरा, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा भाई अपना कैंडिडेट पिछली बार कितने वोट से जीता था, तो पता चला 13,000 से या 11,000 से। तो उन्होंने कहा देखिए 12,000 वोट वहां से काटने का वो चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये चीजें लोगों को देखनी पड़ेंगी, कांग्रेस इसे नहीं देखती। दिक्कत ये है कांग्रेस के नेता बहुत अलग तरह से काम करते हैं, जैसे जहां वो हैं भी उत्तर प्रदेश वगैरह में तो नहीं, लेकिन हरियाणा में भाई हो, आप हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, छत्तीसगढ़ में, इन जगहों में तो हो। तो आप क्यों नहीं इस चीज को ध्यान देते हो? जब अगर हेमंत सोरेन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं, आखिरी दिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि भाई ध्यान रखना है, एक एक बूथ पर ध्यान रखना है, किसका वोट पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा, ये सब ध्यान रखना है अपने को। ये चीजें इंश्योर क्यों नहीं करते? और ये वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाते इन जगहों पर जहां पे रीजनल पार्टीज होती है मजबूत, क्योंकि रीजनल पार्टी के कान जमीन पर हैं, कांग्रेस के कान जमीन पर नहीं। ये दिक्कत है। तो इस चीज को वो करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आप कह रही थी कि ये जो अभी हेमंत जी कह रहे थे कि भाई कहीं सेलिब्रेशन नहीं, सेलिब्रेशन हो किस बात का? लोग सोचते सेलिब्रेशन झारखंड में हुआ, झारखंड में नतीजे आए, आप उसी दिन देखते हैं हर जिले में, 24 जिले हैं, 24 जिले में हर जगह लोग नाचते गाते सड़कों पर दिखाई दिए। लेकिन महाराष्ट्र में तो नहीं दिखाई दिए, एक ही दिन का मामला है, जिस दिन यहाँ के नतीजे है उस दिन महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि वहां पे मार्कड़वाड़ी हुआ है हर जगह, कि जो लोगों ने वोट दिया तो लोगों को तो ये उम्मीद नहीं थी ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या महायुति जीतेगी, तो उसकी तैयारी भी नहीं थी, वो जीत गई। तो बहुत लोग ये सोचते रहे होंगे कैसे जीत गई, इतने आगे, हम तो अरे समझ ही नहीं पा रहे थे। तो ये कहानी है लेकिन इसको रोकने का करना पड़ेगा विपक्ष को। और कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल, तमाम कामों को छोड़ के उन्हें इस काम पर लगना होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ कांग्रेस जाकर मिल लेगी, चुनाव आयोग अगर वक्त दे देगा या फिर उनसे वो वक्त मांग लेंगे और उसके बाद फिर वापस आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। इससे कोई हल नहीं होगा, खासतौर पे एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से बेशर्म है, भारतीय जनता पार्टी, जिनके ऊपर इन तमाम चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप ऐसा
सब कुछ सोच रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे, तो शायद आप ख्वाबों की जिंदगी में जी रहे हैं, उससे आपको बाहर निकलना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका, राजन जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।